नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप सजीव फोन इन प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लाइव रहेंगे। हमारे अतिथियों से विषय से जुड़े हुए सवाल कर पाएंगे। तो मैं वो विषय और विशेषज्ञों के नाम बाद में बताऊंगी। उसके पहले तो ये जो खूबसूरत सी पंक्ति है वो हमारे आज के विषय से सीधी जुड़ती है। उससे शुरुआत कर देते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। 3 दिसंबर को प्रदेश का सिकंदर मिल चुका है। अब नई उम्मीदें जागी हैं। किस तरह से ये लाभान्वित होंगे लोग कि ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत सी तस्वीरें हम बता रहे हैं। मतदान को लेकर जब चर्चा की थी हमने पिछली बार, तो हमने ये ज़रूर बताया था और अनुरोध भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं मतदान केंद्र और 100% मतदान करें। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है सरकार बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। और इसी के साथ देश में महिलाओं की आबादी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी हालांकि कम है, लेकिन अगर राजनीति की समझ की बात की जाए तो ऐसी समझ है कि हारते हुए को भी जिता दे। कुछ ऐसा ही विषय होगा हमारा। लेकिन उसके पहले ये भी चर्चा कर लेनी होगी कि आज की जो तिथि है वो और किस मायने में खास होगी। तो आज 5 दिसंबर है। विश्व मृदा दिवस हर साल मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि मिट्टी के महत्व को समझना ज़रूरी है। और तिथि, क्योंकि आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं तो हम तिथि भी बता देते हैं। अभी हमने आपको दर्शाया भी कि तिथि है विक्रम संवत 2080, मार्गशीर्ष माह, कृष्ण पक्ष, अष्टमी 5 दिसंबर आज की तारीख 2023 साल, जो कि जाने वाला है, और दिन है मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करता है दूरदर्शन परिवार। और अब शुभ विचार पर बढ़ते हैं कि आज का शुभ विचार क्या कह रहा है। तो चलिए बता देते हैं शुभ प्रभात के साथ सुविचार। तो सुविचार कुछ इस तरह है कि किसी समाज की प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जाता है। और ये कहना है बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। मैं बार बार इसलिए महिलाओं की बात कर रही हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले फ़ोन लाइन तो बता दूँ, वो तो बताना ही भूल गई थी। तो 0755 मैं डिस्प्ले भी करवा देती हूँ, और 2660491800233040 हमारा टोल फ्री नंबर है। साल का आखिरी माह चल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो कोशिश कीजिए, आकलन करने के लिए शुरुआत करेंगे हम कि हमने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या कमी रह गई। तो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब इसी के साथ आज की जो तारीख है इतिहास में किन मायनों में खास है, चलिए वो भी बताएंगे आपको। तो इतिहास ये कह रहा है कि 1657 की अगर हम बात करें तो 1657 शाहजहां के छोटे बेटे मुराद ने खुद को बादशाह घोषित किया। अब 1946 हम तस्वीरें भी बताते जा रहे हैं। भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई। 1950 सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना। 1971 भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। 1997 भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इटली में पोम्पेली और ह्यूमैनिलियम स्थल, पाकिस्तान में शेरशाह सूरी निर्मित रोहतास का किला और बांग्लादेश में सुंदरवन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। और अब 1999 की भी बात करते चलते हैं कि आज ही के दिन भारतीय सुंदरी युक्तामुखी, ये देखिए तस्वीर इतनी खूबसूरत सी, मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। और चूंकि ये ठंड का समय चल रहा है और जब फॉग की हम बात करेंगे तो एक ग्रेट फॉग ऑफ लंदन, कुछ इसी तरह की हम चर्चा भी कर लेते हैं। एक ऐसा फॉग, एक ऐसा कोहरा विश्व में जिसने स्थापित कर दिया था, जिसने कोहराम मचा दिया था, उस धुंध की मैं बात करूं, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से वो जाना गया था। वो इसलिए क्योंकि इस स्मॉग के बाद एक कानून बन गया था जिसमें घरों में कोयला जलाने पर रोक लगा दी गई थी और इसके साथ ही फैक्ट्रियों में भी कोयले की जगह ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था जिससे धुआं ना निकले। अब एक और खूबसूरत सी चर्चा, थोड़ा सा ना मैं स्मृतियों में लेकर जाना चाहूँगी आपको, भूले बिसरे गीत की तरह। STD-PCU याद है आपको? एक छोटा सा बक्सा हुआ करता था, येलो कलर का, दूर से ही दिख जाया करता था। जी हाँ, अगर 5 दिसंबर की हम बात करें तो 1958 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी STD की सर्विस
शुरू हुई थी। पहली बार ये सर्विस ब्रिस्टल के 18,000 लोगों के लिए शुरू की गई थी। और आपको बता दूं कि एसटीडी सर्विस इसी से लंबी दूरी के कॉल होने लगे और टेलीकॉम की दुनिया में ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। और अब बिना देर किए विषय और विशेषज्ञों के बारे में बता देते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से फोन लाइन के बारे में इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि जैसे ही आप हमारे अतिथियों के चेहरे देखेंगे और विषय पता चल जाएंगे तो आपका मन करेगा कि फोन लगा लेती हूँ और बात कर लेते हैं, हम कोई सवाल भी रख देते हैं। 0755 भोपाल का कोड है, वो इसलिए क्योंकि भोपाल के बाहर से जब आप लगाएंगे तो कोड लगाना पड़ेगा। 266-0049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है और इसके अलावा आप निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। 1800-233-0040 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। चलिए अब विषय और विशेषज्ञ पर बात कर लेते हैं। विषय जो है हमारा पहला वो है चुनाव परिणाम। बहुत देर से बात कर रही हूँ मैं इस शब्द की, और महिलाओं की भूमिका। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं दूरदर्शन के स्टूडियो में डॉक्टर मेहताब आलम साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन मैं फिलहाल तो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे सर को संबोधित कर रही हूँ। और अगला विषय जो है महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे और समाधान पर भी बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ अतिथि हैं स्टूडियो में मौजूद सुरेश सिंह तोमर साहब, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मुझे लगता है सुरेश सर, पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार सर के पास आ जाती हूँ। मेहताब सर, जिस तरह से हम महिलाओं की भूमिका की बात करें, ऐसा क्या मतदान केंद्र में भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुरुषों को पीछे छोड़ दिया था, एक बड़ा प्रतिशत गया था महिलाओं के द्वारा। मतलब अब ये कहा जाए कि घरेलू महिला खास तौर से वो सिर्फ घर के मामलों में दखल देती, तो ऐसा नहीं है, अब वो चुनाव के मामले भी, चयन करने के मामले में भी दखल देने लगी है। क्या कहेंगे? प्रिया जी, बहुत अच्छा विषय आपने चूज़ किया और इसके लिए दूरदर्शन को बधाई देता हूँ। देखिए, आपने महिलाओं की बात की और निश्चित तौर पर महिलाओं ने अपनी जागरूकता का जो परिणाम दिया है और हारी हुई बाजी को पलट दिया है। और अगर आप पूरे चुनाव के एनालिसिस करें, उसका मंथन करें, आप देखें कि पिछली बार से इस बार महिला वोटों का प्रतिशत 14% ज़्यादा है। 14% ये बता रहा है कि महिलाएं जागरूक कितनी हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। अगर पूरे उस पर आप देखें कि जहाँ पर चुनाव से पहले पार्लियामेंट में एक बिल आता है और उसमें 33% जो है महिलाओं को भागीदारी देने की बात की जाती है, लेकिन किसी भी पार्टी ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उसने 33% महिलाओं को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने 29 टिकट दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने 27 दिए। लेकिन खुशी की बात है, और वो बात ये है कि इस बार 21 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से और 5 महिलाएं कांग्रेस से जीत कर आई हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 26 महिलाएं हैं, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं मध्य प्रदेश विधानसभा में जाएंगी। और जब महिलाएं यहाँ पर जाएंगी तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन पार्टी को से जो है महिलाओं के द्वारा, मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा ये बड़ा जन्म दिया गया है, तो क्यों ना वो लाडली बहना, जब क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं तो कि गली गली डगर डगर धमाल कर डाला, लाडली बहना ने तो कमाल कर डाला। और जब ये कमाल किया है तो क्यों ना नेतृत्व भी उसको दिया जाए। बिल्कुल सही। तो नेतृत्व की जब बात आ गई है तो मैं सुरेश सर आपके पास आ जाती हूँ। नेतृत्व क्षमता की जब हम बात करते हैं तो आज भी बहुत सारे फैसले वो खुद नहीं ले पाती। अगर हम पंचायतों की तरफ थोड़ा सा रुख करें तो आज भी वो चुनकर तो आ जाती हैं, लेकिन अपने फैसले लेने के लिए उन्हें अभी भी पीछे मुड़कर देखना पड़ता है अपने घर के पुरुष सदस्य या उनके साथ जो काम कर रहे होते हैं। देखिए प्रिया जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि निश्चित रूप से पिछले 70-75 साल में, स्वतंत्रता के बाद में महिलाओं की जो स्थिति है उस पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। लेकिन हमारे देश में जिसको हम पितृसत्ता कहते हैं, उसकी जो जड़ें वो बहुत गहरी हैं और बहुत पुरानी हैं। वो 2-3 हज़ार साल की एक परंपरा है। तो अभी भी समाज को उसको उखाड़ फेंकने में बहुत सारे वर्ष लगेंगे। निश्चित रूप से महिलाओं ने पिछले दिनों में ये सिद्ध किया है कि वो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो उनके बस से बाहर हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि परिवारों की जो स्थितियां हैं, परिवार के बाद हमारा जो कुल मिला के जो समाज है उसकी स्थितियां हैं, और उसमें राजनीति और स्टेट जो है ना वो भी शामिल है। तो वो महत्व जो महिलाओं को मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पाया है। निश्चित रूप से परिवर्तन बहुत आया है, लेकिन अभी हमें भविष्य में बहुत कुछ देखना बाकी है।
आपका विभाग तो बिल्कुल सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ता है, तो आपके विभाग के द्वारा क्या इनिशिएटिव, किस तरह की पहल की गई जो बदलाव के रूप में सामने आई? देखिए, मध्य प्रदेश इस मामले में एक पायनियर स्टेट है। निश्चित रूप से हम अगर पूरे देश के परिदृश्य को भी देखें तो हम ये पाएंगे कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, और पिछले 20 साल में देखा जाए तो कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं जिसको पूरे देश भर ने फॉलो किया है। हम सब जानते हैं कि 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना चलाई गई थी, और इसमें जो भी बच्ची पैदा होगी, जो नॉन टैक्स पेयर परिवार है, उसमें जो भी बच्ची पैदा होगी, पहली और दूसरी बच्ची, तो उसको 1,48,000 रुपये देने का प्रावधान था। अब उसमें कुल मिला के तो उसके द्वारा अगर हम देखते हैं कि लगभग आज के समय में 46 लाख बालिकाएं जो है ना, वो 46 लाख बालिकाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और उसके बाद भी कई सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चलाई गई हैं, बच्चियों के लिए चलाई गई हैं। तो जिसने कुल मिला के मध्य प्रदेश का जो समाज है उसमें बालिका के प्रति, महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है समाज का, उसमें परिवर्तन लाया है। बिल्कुल सही बात है। जब हम परिवर्तनों की बात करते हैं, महिला के लिए, महिला के द्वारा जो अगर जनता के लिए जनता के द्वारा की लाइन को हम बदल देते हैं, महिला को कितना सपोर्ट कर गई, इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? अगर महिला नेत्रियों की अगर मैं बात करना चाहूँ, जो अभी जिस क्षेत्र में वो उतरी थी और उनको जिस तरह से एक अच्छी, मैं एक नाम तो नहीं लूँगी लेकिन काफ़ी प्रतिष्ठित नाम है वो, और परिवार भी उनका प्रतिष्ठित है, इसलिए शायद वो जीती ऐसा कहा जाता है। लेकिन महिलाओं की क्षमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा दिया गया? क्या परिवार स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो जीती, या उनकी शख्सियत इतनी स्थापित थी इसलिए वो जीती? मुझे इस समय डॉक्टर बशीर बद्र की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। हाँ। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उनका जो शेर है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ को चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और मैं इन पंक्तियों को इसलिए मैंने पढ़ा कि अगर आपको 2003 का चुनाव याद हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किसी पुरुष को नेतृत्व नहीं दिया था, बल्कि एक महिला को दिया था। वो महिला थी उमा भारती, जिसने दिग्विजय के सम्राट को उखाड़ फेंका था। और वो इस समय जो क्या कहा जा रहा है कि ये सुनामी आई है, लेकिन मैं कहता हूँ सुनामी तो उसकी थी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भी जो 2 दिन पहले चुनाव का रिजल्ट आया है, उस टारगेट पर नहीं पहुंच पाई जो उमा भारती ने एक इतिहास रचा था। और वहाँ पर वही बात है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ को चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और फिर सुरेश जी ने जो बात खास कही है कि महिलाएं जो है पुरुष समाज के जो, क्या हम इस पहलू पर थोड़ा सा और किसी से चर्चा कर सकेंगे? क्यों नहीं? आप ही की तरह एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने समय निकाला, राजेश बादल जी। अब तो आप समझ ही गए, राजेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और शुभ प्रभात। जी धन्यवाद, सुप्रभात। सर आप सुन ही रहे होंगे मेहताब सर को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो बात वो कह रहे थे, आपको क्या लगता है जीत के पीछे का कारण और हार के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, जीत जो कोई पार्टी इस तरह से जीतती है, ये केवल जीत ही नहीं है, साधारण जीत नहीं है, ये बहुत ही शानदार जीत है। और मध्य प्रदेश के इतिहास में इस तरह की जो जीत है एक बार ही हुई थी। तो ऐसा लगता है कि जो इस जीत के पीछे जो वजह थी वो भारतीय जनता पार्टी का जो लाडली बहना योजना थी, वो एक तुरुप का पत्ता थी, ट्रम्प कार्ड थी, और जिस पर महिलाओं ने भरोसा किया। और मुझे लगता है कि शायद ये इस कार्ड ने बाकी सारे जो वजह थी, अगर कोई किसी किस्म से मान लीजिए थोड़ा बहुत जो नाराजगी हो जाती है कई बार, तो शायद उसके कारण वो, लेकिन लाडली बहना ने उन सब पर जो है भारी पड़ी जी। और हारने की जो वजह है कांग्रेस पार्टी की जो आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि अब ये अपना मंथन करेंगे और ये पाएंगे कि इस बार उन्होंने चुनाव उस तरह से नहीं लड़ा जिस तरीके से लड़ना चाहिए था। खासतौर पर जब 20 साल से कोई पार्टी, मतलब करीब 18.5 महीने की, 18 साल की जो पार्टी सरकार में हो, और अगर आप उसको पराजित करना चाहते हो तो वो मंशा, वो मेहनत, वो नियत, वो जो एक तरीका जो होता है, वो मुझे लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी में वो नजर नहीं आया जी। बिल्कुल
मुझे लगता है कि क्या मैं इसे ऐसे समझूं कि नियत से ही नियति बनी थी। आप कह सकते हैं नियत से नियति तो नहीं बनती, लेकिन इस बार जो, क्योंकि मैं 1977 से कांग्रेस और अन्य पार्टियों के जो चुनाव हैं वो देखता रहा हूं, तो इस बार लेकिन इस चुनाव में ये था कि नियत से मेरा मतलब ये था कि जब आप अगर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हारने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ती, बिल्कुल सही। तो जिस तैयारी के साथ इनको लड़ना चाहिए था वो कहीं कहीं मुझे लगता रहा कि बड़े हाफ हार्टेडली, आधे अधूरे मन से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि केंद्रीय नेता जो थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मेहनत काफी की। प्रादेशिक नेताओं ने इस बार मुझे तो निराश किया कि इन लोगों ने जिस अपनी जो योग्यता है इनकी, उस योग्यता के मुताबिक इन्होंने मेहनत नहीं की और प्रदर्शन नहीं किया। बिल्कुल। और प्रदर्शन की बात हो गई तो इस बार महिलाओं का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इतना अच्छा मतदान हुआ कि कैसे बाजी उलट गई। मेहताब सर अभी बोल रहे थे, इसके साक्षी हम सभी बने। जी, आप ठीक कह रही हैं। महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि शायद जो बढ़त भी है उनको, जो मतदान के आंकड़े आए हैं, तो अब यह है कि आधी आबादी अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। हमारा लोकतंत्र अब परिपक्व हो रहा है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है एक डेमोक्रेसी के लिए कि जिसमें महिलाएं और पुरुष और नए पहली बार जिन्होंने मतदान किया है वो सब कंधे से कंधा मिला के, और एक लोग देखिए, लोकतंत्र एक चुनाव लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में आहुति देने के लिए सभी का योगदान आवश्यक होता है। हाँ, अब ये मेरी अपेक्षा ये जरूर है कि जिस तरह से महिला मतदाताओं ने तो अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन अब आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में पार्टियां इस बात पर ध्यान देगी कि महिलाओं की भूमिका और बढ़ाई जाए, अधिक मात्रा में टिकट दिए जाएं। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, तो अब हम आशा कर सकते हैं कि संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं का जो अनुपात है और संख्या है हमें ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। इतनी खूबसूरत बातचीत, बहुत सारे पहलू आपने मुझे दे दिए हैं आगे की चर्चा को बढ़ाने के लिए। महिलाओं के साथ दो महत्वपूर्ण वर्गों को हमें नहीं भूलना चाहिए। इस सवाल को मैं पहले सर से रख लेती हूँ, फिर ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आना चाहूँगी सूर्य सर के साथ। एक युवा वर्ग और दूसरा बुजुर्ग वर्ग, और शायद दिव्यांग को भी हम जोड़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं मतदान के वक्त दे दी जाती है कि अगर आप मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं तो सुविधा आपके पास पहुंच जाएगी। तो इन वर्गों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर, निश्चित तौर पर नहीं कर सकते। और फिर इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो बड़ा निर्णय लिया था कि आपके दरवाजे पर जो टीम मौजूद है और आपने जो है उसके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मतदान और मताधिकार, मैं यहाँ पे चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर गौर करे। जब वोटिंग राइट हमारा है, मताधिकार है, तो हम वहाँ पर जो है पोलिंग बूथ को जो है मतदान केंद्र क्यों लिखते हैं, मताधिकार केंद्र क्यों नहीं लिखते हैं? अगर उस पर भी विचार होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब हम मताधिकार को इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमारी डेमोक्रेसी, जिस तरह से बादल जी कह रहे थे, इतनी अवेयरनेस हो रही है कि युवा पीढ़ी है वो हमारी हो, जो पहली बार वोटर हुए थे, उन्होंने देखिए कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्हीं में से एक सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शायद कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जबलपुर से अशोक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है और संक्षिप्त में सवाल रख लीजिए। जी मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर से कि सर बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ बीमार रहती हैं, चल फिर नहीं सकती, तो वो वोट डालने जाती ही नहीं है। तो उनको आप किस प्रकार प्रेरित करेंगे, या चुनाव आयोग को चाहिए कि वो जाके पता लगाएं कि आप वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं? कुछ एक नासमझ है तो वो कहती है अरे अपने को क्या मिल जाएगा वोट डाल के, तो उनको जरा प्रेरित किया जाए। इससे क्या होगा, वोट डालने से महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी, उनको कुछ समझ में आएगा, महिलाओं को भला हो जाएगा। तो ये कोई करता ही नहीं। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो जाके पता लगाए थोड़ा बहुत जरा। इसका मतलब जागरूकता अभियान की ज्यादा जरूरत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत खूबसूरत सवाल। अशोक जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता,
हमें भी जागरूक नागरिक का जो है किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल सही। अगर जागरूक नागरिक हम हैं और हम अपने मोहल्ले में, गली में और उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह के लोगों को पता कर लें कि ये लोग बीमार हैं और वोट डालना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन ने जिस बार ये कदम उठाया था कि आपके दरवाजे तक पहुंचा है, तो इलेक्शन कमीशन उसकी भी व्यवस्था करेगा। लेकिन हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। इलेक्शन उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और निश्चित तौर पर अगर इस पर अगली बार जो भी चुनाव होगा 2024 में होगा, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन इसके लिए भी इंतजाम करेगा। इलेक्शन कमीशन तो चाहता है, व्यवस्था तो सिस्टम तो हमारा चाहता है कि 100% मतदान हो। ये तभी होगा जब दोनों तरफ से होगा। बिल्कुल सारी जिम्मेदारी। अच्छा, फिर इसमें देखिए मीडिया एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, जैसे दूरदर्शन एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अब जैसा मैंने पहले शुरू में कहा कि मीडिया का उद्देश्य ही है टू एजुकेट द पीपल एंड टू इन्फॉर्म द पीपल, और दोनों काम हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं सूर्य सर आपके पास आ जाती हूँ, जैसे कि इन्होंने जिम्मेदारी, वाकई अगर ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, तो वो प्रतिशत के साथ साथ उनको कैसे जागरूक किया जाए। जिस तरह के अभियान की भी ज़रूरत है, तो कुछ ऐसी बातें जो शायद एक महिला के द्वारा ही समझ सकती है। देखिए, पिछले जब से पंचायती राज लागू हुआ है, उसके बाद से पॉलिटिकली महिलाओं में भी बहुत परिवर्तन आया है। उनमें जागरूकता बढ़ी है और किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और किस तरह से जो स्थानीय राजनीति है उसमें हिस्सा लेना है। हम सब पहले कहते थे, जो कि शुरुआती बात है और जो सही भी है, कि उस समय सरपंच पति भी होते थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। या जो महिला जनप्रतिनिधि होती थी वो चुनाव ही अपने पति के नाम पर लड़ती थी। लेकिन हम अगर देखें पिछले 30 साल में जिस तरह से परिवर्तन आया है, और इस इलेक्शन में हमने देखा है कि कई सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर केवल महिलाएं चुनी गई हैं, कई जगह निर्विरोध महिला सरपंच चुनी गई हैं, तो ये एक बड़ी संख्या है। और वो लगातार ये चीज़ को पहचानना ग्रामीण स्तर पर, जो कि एक कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन व्यवस्था और महिलाएं स्वयं, क्योंकि उनके अंदर एक जागरूकता है, वो सफल हुई हैं कि उनकी क्या भूमिका है और किस तरह से वो अपने स्थानीय स्तर पर अपना जो उनका योगदान है, कि वो महिलाओं की जो समस्या है, जो बच्चों की समस्या है, उनको समझ पाती हैं बनिस्बत पुरुष के। बिल्कुल सही। और वो फिर जब स्थानीय स्तर पर जो योजनाएं बनती हैं, जब हम पंचायत स्तर पर योजना बनाते हैं कि किस तरह से विकास के लिए एक योजना ग्रामीण स्तर पर बननी चाहिए, ग्राम पंचायत स्तर पर बननी चाहिए, तो उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है उससे निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन आया है। और ये महिलाओं से संबंधित जो आंकड़े हैं और उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, उससे परिलक्षित भी हो रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं, जब पेट भरा होगा, जब तन स्वस्थ होगा, तो मन दिमाग काम करता है? हम पोषण सप्ताह मनाते हैं हर साल, और महिला बाल विकास विभाग तो वैसे ही बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे तरह से कर रहा है, बिल्कुल धरातल पर कर रहा है चीज़ों को। तो उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लुभावने वादे और दावे की बजाय। बिल्कुल। देखिए, अभी भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ये देख पाते हैं कि महिलाएं, वही बात है, फिर वापस से हम जाएंगे पितृसत्ता के ऊपर, कि वो पितृसत्ता है, उसमें स्वाभाविक तौर पर परिवार का जो ढांचा है ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर भी, पूरा समाज एक ही है, इसको इस तरह से अलग अलग नहीं किया जा सकता। बल्कि कई जगह में मेरे पास तो इस तरह के आंकड़े हैं जहां हम कह सकते हैं कि शहरी मध्यम वर्ग जो है ना, या जो एफ्लुएंट मध्यम वर्ग है, वहाँ महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब है बनिस्बत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के। लेकिन अभी जैसे हम इस पर भी बात कर रहे हैं कि जो अभी 1250 रुपये जो लाडली बहना योजना, जो कि बिल्कुल जिसको हम एक कहेंगे कि एक क्रांतिकारी योजना है, जिसने बहुत परिवर्तन की आशा जगाई है, कि इसमें भी जब महिलाओं से हम बात करते हैं तो महिलाएं सामान्य तौर पे एक धारणा जो है ना उनके अंदर ये है कि महिलाएं जो है ना अपने परिवार के सदस्यों की सेवा के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं जब भी वो बात करती हैं तो वो करेंगे कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ इंतजाम करेंगे इस पैसे से, या हमारे सास ससुर बीमार हैं उनके लिए दवाइयाँ लेके आएंगे। पर रैंडमली ही महिलाएं कहती हैं कि वो अपने खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी, या अपने लिए कुछ खर्च करेंगे, पोषक जो सामग्री है वो खरीदेंगी। तो ये इस पर हम और हमारा विभाग इस पर लगातार बात कर रहा है। हम पोषण सप्ताह तो ठीक है, पोषण सप्ताह और पोषण माह जो है ना, वो तो 1 महीने मनाते हैं, लेकिन हम पोषण से संबंधित बातचीत तो 12 महीने करते हैं। करेक्ट। तो उससे निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन आया है।
हम सभी लोगों को, न केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या है प्रदेश में, 1 लाख आंगनवाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही, और वो महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ये भी कि उनको बाकी विभागीय योजनाएं, प्रदेश सरकार की जो भी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जो महिलाओं के लिए, उनका लाभ भी किस तरह से मिले, उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए सुरेश जी ने जो बात की, मैं उस बात को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे अनुमति ले लूं, और हमारे साथ एक फोन लाइन पर एक और अतिथि जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेती हूँ थोड़ी सी। चूंकि मैंने बोला था कि विश्व मृदा दिवस है, तो हमारे साथ जुड़ चुकी है आशा साहू मैम, और एक छोटा सा सवाल रख लेती हूँ। वैज्ञानिक के सबसे पहले परिचय दे देती हूँ, मृदा इंडियन इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस सेंटर नवीबाग से। और आशा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। आशा मैम, इस विश्वास के साथ ये सवाल रखती हूँ कि आप हम मिट्टी के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और किस तरह से हम पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। आज विश्व मृदा दिवस को लेकर आप क्या कहेंगे और थीम क्या है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को विश्व मृदा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल का थीम है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, मतलब जो मिट्टी है और पानी है, ये हमारे जो जीवन है इसका मुख्य आधार है। और ये बात 100% सही है, क्योंकि हमारा जीवन हो गया, मनुष्य जीवन है या पशु पक्षी हैं या जीव जंतु, मतलब जो इस संसार में जितने भी जीव हैं, तो उन सब का आधार मिट्टी और पानी से है। तो इसीलिए मिट्टी का जो रोल है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके जीवन में। और आज के डेट में हम जो ये वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं या विश्व मृदा दिवस मनाते हैं, क्यों मना रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो दिन प्रतिदिन उसका जो स्वास्थ्य है, मृदा का स्वास्थ्य है, वो घटता जा रहा है। और इसके मुख्य कारण तो हम ही हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से जो अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स हैं, उसका केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। और जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन, उनके उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है कि 2050 तक हमारी मिट्टी इस हालत में हो जाएगी कि उसमें जो उत्पादकता है, वो जो उपजाऊ करने की जो शक्ति है, प्रोडक्टिविटी है, उसकी फर्टिलिटी है, वो कम हो जाएगी। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस मिट्टी से हम अपने पूरे भारत को, विश्व को हम जो खाद्यान्न उत्पन्न करके दे रहे हैं, तो वो फिर उस कंडीशन में नहीं रह पाएगी जिस तरीके से आज हम जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 1950 में जब हमारा देश, जिस समय 1947 में आजाद हुआ था, तो हम भारत में सिर्फ 50 मिलियन टन ही प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन। और आज की डेट में ये अराउंड 300 मिलियन टन प्रोडक्शन हो गया है। तो मिट्टी तो वही है, जो लैंड है वो लिमिटेड है, लेकिन उससे प्रोडक्शन तो हम लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए जो हमें करना है वो हम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आजकल जो सरकार भी है बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि हमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट फार्मिंग करने की, सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर हमको यूज नहीं करना है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी देना है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर तब ये सही समय है कि हमें अपनी मिट्टी के बारे में सोचना है, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना है और उसकी उत्पादकता बढ़ानी है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। आशा साहू मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी और कितनी खूबसूरत उन्होंने जानकारी दी। मिट्टी से सीधे सीधे मुझे कृषक याद आ रहे थे जब वो बात कर रहे थे, और कृषक की जब मैं बात कर रही थी तो मुझे 65 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र मध्य प्रदेश का वो याद आ गया, जो टारगेट लेके हम चल रहे हैं। तो कृषकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और जब कृषकों की बात करें तो कृषक बहनों को हम कैसे भूल सकते हैं, उनके योगदान के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप देखें कि पिछले
21वीं शताब्दी की बात करूं, हाँ। जब से भी भारत आज़ाद हुआ है, मध्य प्रदेश 1956 में बना और 56 से बनने के बाद मध्य प्रदेश में जो भी सरकारें आई सब ने जो है कृषि प्रधान देश हमारा है, कृषकों के बारे में, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में अपना काम किया और उसमें पुरुषों के साथ हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं खड़ी हैं। अगर पुरुष जो है खेत में अपना हल लेकर गया है, जो बैल लेकर गया है, तो खाना कौन पहुंचा रहा है, उसकी चिंता कौन कर रहा है। और फिर वो महिला जागरूक हुई तो उसने जो है उसको मायूस नहीं होने दिया। अगर फसल खराब हुई तो घर के जो है पुरुष को मायूस नहीं होने दिया, उसको हर कदम पर स्वावलंबन दिया और उसने कहा कि तुम वहाँ तक जाओ। और फिर उसकी जागरूकता का ही परिणाम है कि उसने अपनी पसंद की सरकार चुनी। जो ये महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो 14% बढ़ा है पिछले चुनाव से, उसमें कृषक महिला भी शामिल है। इसको हम जो है नहीं कर सकते। और फिर देखिए, मुझे इस वक्त जो है डॉक्टर नवाज देवबंदी की 4 पंक्तियां याद आई। वो कहते हैं कि मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। ठीक। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। क्या बात है। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। कितनी खूबसूरत लाइन सर, बिल्कुल नोटेड। और नोटेड ये भी कि सजीव फोन इन प्रोग्राम देख रहे हैं आप 075526600049 और टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा 180023300040। समय बीतता चला जा रहा है, जिसने समय का सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। और सुरेश सर, मैं आपके पास आने वाली थी। एक बहुत सुंदर सा सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था। कृषि की बात हो रही थी तो 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। और अगर मैं शहरों की बात करूं तो बीपीएल जो हमारी बहनें हैं उनको दीदी कैफे के द्वारा मदद मिली सशक्तिकरण के लिए। ग्रामीण क्षेत्र की कृषक बहनों के लिए महिला बाल विकास विभाग किस तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है और किस तरह के फायदे उन्हें मिल रहे हैं? बिल्कुल। महिला बाल विकास विभाग नहीं, मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है वो कई सारी योजनाएं चला रहा है। और उसमें ये है कि महिला कृषक हैं अगर और जोत अगर उनके नाम पर है तो उसके लिए विशेष कुछ प्रावधान किए गए हैं। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पिछले कई सालों से लगातार एक प्रगति का वातावरण है। और उसमें जैसा मेहताब आलम साहब ने कहा कि इसमें महिलाओं की बहुत भूमिका है। और महिलाओं की संख्या क्या है, एक समस्या महिला वर्कर के साथ ये है कि महिलाओं का जो श्रम है वो बहुत रजिस्टर नहीं होता है, वो रिकॉर्ड में नहीं आता है। सही कहा। ये जो पूरे कृषि का जो काम है उसमें लगभग अगर हम माने कि कुल एग्रीकल्चर के सेक्टर में 100 घंटे काम होता है। तो उस 100 घंटे में 60 घंटे काम महिलाएं करती हैं, शेष काम जो है ना पुरुष करते हैं। लेकिन एक समस्या है, वो वही फिर वापस हमें जाना पड़ेगा जिसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बात तो ये है कि अगर हम जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहचाना, क्या इस बात को विस्तार से जानने के लिए कॉलर का फोन में ले लूं? और वो मेहताब सर से सवाल रखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है और सवाल रखिएगा। भोपाल से ये सवाल है। तस्लीम साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, बराबर लाइन पे हूँ मैं। जी बिल्कुल, बताइएगा सवाल। हेलो। हाँ जी सर, सवाल रखिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, सवाल मेरा ये है कि जनता जनार्दन इतनी बहुमत से पार्टी को जिताती है, तो फिर वो उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर खरे क्यों नहीं उतरते? विकास, महंगाई, प्राइवेट नर्सिंग होम्स की लूट वगैरह, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? बिल्कुल, धन्यवाद सवाल रखने के लिए। विकास तो हो रहा है, क्योंकि जो विकास यात्राएं चली थी, जिलेवार जो फिल्में बनी थी, उससे तो ये स्पष्ट हो रहा था कि कहाँ क्या और कितना काम हुआ है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी इनके सवाल का जवाब आप कर दें। तस्नीम राजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से जुड़ने के लिए। देखिए, सवाल ये कि आप जागरूक कितने हैं। अगर आप जागरूक हैं तो आप अपने प्रतिनिधि से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा पाएंगे। और अगर आप जागरूक नहीं हैं और आपने सिर्फ वोट देने के बाद ये भूल गए और आप ये सोचेंगे कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो आके हमारे दरवाजे पे काम करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी अपनी जागरूकता और अपनी बेदारी का सबूत देना पड़ेगा।
अगर आप खुद बेवदार नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, क्या आप बताएंगे कि अगर आपका प्रतिनिधि जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपने वोट देने के बाद कोई प्रोजेक्ट आप बना कर ले गए कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का विकास होना चाहिए, हेल्थ के लिए ये काम होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम होना चाहिए, एजुकेशन के लिए ये काम होना चाहिए, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है तो उसके लिए ये काम होना चाहिए। और अगर आप ये प्रोजेक्ट बना कर नहीं ले जाते हैं तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। और अगर आप बना कर ले जाते हैं और आपका प्रतिनिधि नहीं करता है तो आप उससे पूछिए कि जो आपकी पार्टी ने जो वादे किए थे, जो जनता से जो गारंटी दी गई थी, अब वो नहीं हो रही है, तो हम आपको वोट क्यों दें? आपके पास तो अधिकार होता है चुनने का, आप तो चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन जब आप एक बार वोट देने के बाद सो जाते हैं तो फिर नेता जो है, जो प्रतिनिधि आपका है, वो अपनी मर्जी का जो है मनमानी करता है। जब आप जागरूक होते हैं, जनता जागरूक होती है, वोटर जागरूक होता है, तो वो मजबूर होता है। ज़रूरत से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, ये तिजारत करने वाले। तो आप ये मत देखिए कि आपके वोटों की तिजारत हो, आपके जज्बात, आपके इमोशन से खेला जाए। आप बेदार रहिए, आप जागरूक रहिए। आप जागरूक रहेंगे तो सरकारें आपकी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए मजबूर होंगी। एक और चीज़ मुझे ध्यान आ गई, चूंकि आप जागरूकता की हम बात कर रहे हैं, बहिष्कार किसी भी चीज़ के लिए मुझे लगता सही नहीं है। बहिष्कार की बजाय अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया जाना, ये जागरूकता की पहली निशानी है। सुरेश सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि अगर हम सचमुच कोई परिवर्तन चाहते हैं तो ये जैसा कहा गया है कि परिवर्तन अगर चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस परिवर्तन का हिस्सा हमें खुद बनना पड़ेगा। सही। और परंतु इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि सरकारों की अपनी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। उस नागरिक को कि वो अपने जैसे मताधिकार का सही उपयोग कर सके, इसके लिए सख्त बनाना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है, देखिए अपनी हर जगह की अपनी परंपराएं, अपनी रीतियां हैं, कुरीतियां हैं। हमारी रीति ये बोल रही है कि हम कॉलर को भी लेते चले जाएं। तो हमारी परंपरा के अनुसार एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रंजन भगत उनका नाम है। बिहार से रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रंजन जी। धन्यवाद जी। बताइए सवाल। मैम, मैं ये पूछ रहा था कि किस तरीके से जो है अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, तो बचाव के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो है वो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं इनमें, और लोगों की भी मदद कर सकते हैं साथ साथ। मैं चाहूंगी एक बार अपने सवाल को फिर से दोहरा दीजिए रंजन जी। देखिए, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि किस तरीके से अभी सर्दियों का जिस तरीके से मौसम आ गया है, तो कई सारे लोगों को जो है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको काफी सारी परेशानियां हो रही हैं, और साथ ही साथ जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सेहत पे ध्यान देना चाहते हैं पर वो रख नहीं पाते। तो किस तरीके से जो है इन सर्दियों में अपने सेहत को सही। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन। मैं जवाब आपसे लूं, इसके पहले अनुरोध कर लेती हूँ हमारे दर्शकों से कि जैसे रंजन थोड़े से कंफ्यूज हो गए, वैसे ही हमारे आने वाले जो कॉलर होंगे वो कंफ्यूज ना हो। विषय मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, चुनाव परिणाम, महिलाओं की भूमिका या फिर महिला से जुड़े मुद्दे और समाधान, इन विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं विषय से जुड़े हुए हमारे अतिथियों से आप सवाल रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अब सवाल खूबसूरत आया है तो जवाब भी खूबसूरत मिल जाए। जी, रंजन जी ने बिहार से सवाल किया है, और जब वो सवाल कर रहे थे तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी याद आ रहे थे। अच्छा। वो कह रहे हैं कि ऐसी सर्दी कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अब यहाँ पे देखिए सर्दी का मौसम है, और निश्चित तौर पर जब हमारे बुजुर्ग जो है, चाहे महिला हो या पुरुष, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर कहीं पर निकले हों, तो उनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता होती है। और देखिए हमारी जो जागरूक सरकारें हैं, हमारे नगर निगम से आप शुरू कीजिए, ग्राम पंचायत से शुरू कीजिए, सर्दियों के मौसम में जगह जगह पर अलाव जलाने का एक जो है काम होता है। और चाहे हम भोपाल की बात करें, बिहार की बात करें, पटना की बात करें, अदीमाबाद की बात करें, दरभंगा की बात करें, या लखनऊ कहीं की भी बात करें, हर जगह की नगर निगम, ग्राम पंचायत के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि अगर कोई घर से बाहर है उसको अलाव की ज़रूरत है। और फिर जो वो शेल्टर होम रहते हैं वहाँ पर भी रजाइयों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आज वृद्धा दिवस है, वृद्धा दिवस ये है कि देखिए मैं किसी भी सभ्य समाज के लिए वृद्धा दिवस है जब हम वृद्ध होता है, कोई बुजुर्ग होता है, हमारे समाज में वृद्धों के लिए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और भारत जो है जिस तरह का एक समाज है, भारत देश को देखिए हर कदम पर हम अपने बुजुर्गों को जो है सम्मान करते हैं, और अगर वो चीज़ें हमें दूसरी जगह नहीं मिलती, अगर उस पर भी हमें इसलिए हमारे जो संस्कार का एक हिस्सा है कि हम अपने बुजुर्गों संस्कार की छांव चाहिए, तो वृद्ध जैसे बरगद को बचा के रखना होगा।
सर आपके पास आ जाती हूँ मैं, क्योंकि अभी बुजुर्गों और ठंडों की चर्चा चली रही थी, तो महिला बाल विकास विभाग बुजुर्ग महिलाओं के लिए क्या खास तौर से कुछ चीज़ें, मतलब कुछ पहल की हुई है जिसका लाभ उठा भी रही हैं और आप जागरूकता के तौर पर उन्हें बताना भी चाहेंगे? जब से ये लाडली बहना योजना शुरू हुई है, हाँ। तो उसके बाद इसकी जो सीमा है वो 60 वर्ष तक है। ठीक है। 21 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक की जो महिला हैं उनको जो भी हमारे कई सारे उसकी कंडीशंस हैं, वो जो जिसको हम कई बार दोहरा चुके हैं, उस दायरे में अगर आती हैं, और लगभग 1,31,00,000 महिलाएं जो है ना वो लाडली बहना के दायरे में आ रही हैं। लेकिन उससे जो बुजुर्ग महिलाएं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, वो पेंशन भी उसी तरह से बढ़ेगी। जैसे जो, चूंकि वृद्धावस्था पेंशन देना सामाजिक न्याय का काम है, जो विभाग है, तो लेकिन वो जो पेयरिंग अमाउंट होगा वो उनको दिया जाएगा। तो वृद्धावस्था पेंशन में भी महिलाओं को जो है ना उतनी ही राशि मिलेगी जितनी लाडली बहना को मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो भी महिलाएं 21 वर्ष से ऊपर की, उनको, उन सभी महिलाओं को उसी तरह से राशि दी जाएगी जितनी लाडली बहना को दी जा रही है। और सामाजिक न्याय विभाग बुजुर्ग महिलाओं के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे काम करता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, जिससे हम कॉल की वजह से जिससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो ये है कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। हम SHG ग्रुप्स के माध्यम से देखते हैं, जो SRLM है, रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर और उसके माध्यम से महिलाओं को किस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाए और किस तरह से उन्हें आर्थिक गतिविधियों में संलग्न किया जाए, जिससे उनका जो कहा जाता ना एक कि अगर महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसका बटुआ भारी होना चाहिए। तो उसके जेब में पैसा कैसे जाए। एक है 1,250 रुपये हम कैश देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि 1,250 रुपये किसी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। तो 1,250 रुपये जो है ना, कोई किसी भी आर्थिक प्रक्रिया को इग्नाइट तो कर सकता है, लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 लाख की आय साल भर में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब तक वो बटुआ भारी नहीं होगा, तो तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। लेकिन सामाजिक प्रक्रिया अभी भी ऐसी है कि जैसे हम किसानों की बात कर रहे थे, किसानों में मेहनत कौन करता है? खेत पर मेहनत पुरुषों की बनिस्बत महिलाएं ज़्यादा करती हैं। लेकिन जब अनाज खलियान से ट्रॉली में भर के मंडी की तरफ जाता है, तो उसको लेके पुरुष जाते हैं, और जो कैश वहाँ से प्राप्त होता है वो पुरुषों की जेब में जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, सरकार कोई चीज़ की शुरुआत कर सकती है। सरकार ये बता सकती है कि आपको इतना पैसा दिया जा रहा है और ये महिलाओं के उपयोग के लिए है। और महिलाएं दुनिया भर में ये साबित कर चुकी हैं कि वो फाइनेंस मैनेजर पुरुषों से बेहतर होती हैं। सीतारमण जी इसका बेहतरीन उदाहरण है। हमारी नहीं, हर महिला घर में देखिए मैनेजमेंट गुरु वही है। और वो निश्चित रूप से, तो उनके हाथ में अगर पैसा जाएगा, तो हमारा न केवल परिवार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कितनी अच्छे से नजर बनाए रखती हैं वो, और वो पूरे देश की भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो उनकी नजर अच्छे से बनी रहे ताकि उनका नजरिया सही हो, इसके लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुकी है। अगला सवाल मैं उनसे रख लेती हूँ। डॉक्टर विनीता रमलानी हमारे साथ जुड़ गई है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और मैम का स्वागत करती हूँ, सवाल रख लेती हूँ। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सर्दियाँ आ रही हैं और अभी हम नज़र और नज़रिए की ही बात कर रहे थे, तो आंखों की देखभाल के लिए खास तौर से क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की सावधानियां, क्या शीत ऋतु में भी आंखों की बीमारियां आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ना। अभी फॉग ज्यादा है, तो सारी चीजें जो सस्पेंडेड है, जो एलर्जेंस हैं, वो हमारे आंखों के लेवल पे ही हैं, आंखों के आसपास ही हैं। तो जिन लोगों को एलर्जी होती है, उनको इस सीजन में आंखें लाल हो सकती है, उसमें से आंसू आ सकते हैं, चुभन हो सकती है, और ये एलर्जी से वाटरिंग भी होता है। मतलब बड़ा सुनने में अलग लगता है कि हमको गर्मियों में तो आंखों से आंसू आते ही हैं, सर्दियों में भी आंसू आते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कई बार उड़ते हुए पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी आंखों में जाते हैं। तो हमें सर्दियों में भी आंखों की विशेष देखभाल करनी है, जैसे हम गर्मियों में करते हैं, सेम उसी तरीके से हमको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। एलर्जी होने पर घरेलू इलाज न करते हुए डॉक्टर से संपर्क करना है, और चश्मा जरूर लगाना है, या प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स। बिल्कुल। ये जो आंखों का सूखापन यानी शुष्क जो हो जाती हैं पुतलियों की, मैं खासतौर से अगर बात करना चाहूँ, उसको लेके कोई सावधानी या उसको लेके कुछ प्राथमिक उपचार के तौर पर आप कुछ बताना चाहें?
उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं या हमको लग रहा है कि हम धूल मिट्टी धुएं में बाहर जा रहे हैं, तो वो एक शुष्क वातावरण बाहर होने से हमारी आंखों पे भी असर पड़ता है। तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आंखों को रब नहीं करना है, एक रिफ्लेक्स वाटरिंग होती है कि आप कंटिन्यूस रब करते हैं, और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बाजार में जैसे टीयर ड्रॉप्स, रिफ्रेश टीयर्स, इस तरीके के सॉफ्ट ड्रॉप जो बिना किसी स्टेरॉइड के सिंपल लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, या डॉक्टर से पूछ के आप कंसल्ट करके अपनी आंखों की सीवियरिटी या शुष्कता की लेवल मपवा के और फिर आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए लड़कियां कॉस्मेटिक्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज ज्यादा यूज करती हैं, तो उसमें आपको केयरफुल होना है कि कॉन्टैक्ट लेंस शेयर नहीं करने हैं, 6 घंटे से ज्यादा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाने हैं। ओल्ड एज फीमेल्स में इस समय आर्थराइटिस ज्यादा होता है, तो आर्थराइटिस का भी ड्राई आई से कनेक्शन है। तो बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हैं जैसे गाउट है या फिर डायबिटीज है, या फीमेल 40 होने के बाद जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये सब एड ऑन करते हैं आपकी ड्राइनेस को। तो ड्राइनेस मल्टीफैक्टोरियल है, उसमें बहुत सारे कारण हैं सूखने के, और उन कारणों को भी ट्रीट किया जाए और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ भी यूज किया जाए तो आईज कंफर्टेबल रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कितनी अच्छी जानकारी मैम ने दी थी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर आप कुछ कहना चाहें तो? हाँ, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि किस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें महिलाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है। ये बात ये नहीं है, देखिए बात ये है कि जब ये कहा जाता है ना, कुल मिला के वो जो पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर है, कोई केवल भारत का नहीं है, बहुत पुराना एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे है, उसमें ये पूछा गया कि कुल मिला के अगर 100 वर्किंग आवर्स हैं तो उसमें महिलाओं का हिस्सा कितना होता है। तो ये पाया गया कि लगभग महिलाएं 67 घंटे काम करती हैं और 33 घंटे काम पुरुष करते हैं। सही बात है। लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो 10% सैलरी महिलाओं के हिस्से में आती है और 90% सैलरी पुरुषों के हाथ में आती है। उसका कारण ये है कि पुरुष वो काम करते हैं जहाँ उसको सैलरी मिलती है। हाँ। तो जो पूरा का पूरा जो घर का काम है, हाँ। और भारत की जो बात है, एक सर्वे बताता है, मतलब हाँ। मैं 1-2 सर्वे की बात कर रहा हूँ बाय द वे, कि जो घर का काम है, हाँ। उसको हमारे यहाँ जो पितृसत्तात्मक का एक सोच है ना, उसमें घर का काम ये माना गया कि वो महिलाओं का काम है, जबकि काम होता है, वो एक स्किल भी होता है। घर खाना बनाना, रोटी बनाना या सब्जी बनाना, घर को साफ सुथरा रखना, ये स्किल है। घर दोनों का है, तो जिम्मेदारी दोनों की। तो स्किल जो है ना वो हर एक के पास होना चाहिए, बच्चों के पास भी होना चाहिए, बच्चियों के पास भी होना चाहिए। तो लेकिन होता ये है कि भारत के बारे में कहा गया है, और भारत इस मामले में सचमुच बहुत मतलब उस पायदान में देखा जाए तो सबसे नीचे है, कि घर का जो काम होता है जिसको हम अनपेड केयर वर्क कहते हैं, जिसमें बुजुर्गों की सेवा भी होती है, बच्चों की सेवा भी होती है, इस काम को भारत के पुरुष केवल 24 घंटे में केवल 19 मिनट करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम है। और भारत की महिलाएं 5 घंटे करती हैं, जो दुनिया में सबसे सब पे भारी हुई जा रही है। परंतु ये लेकिन उसका रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन ये रिकॉग्निशन नहीं है। दूसरा ये है कि काम में जो है ना वो शेयरिंग होनी चाहिए। हाँ। हम अगर बराबरी की बात करते हैं, हाँ। तो बराबरी तब होगी जब घर का काम भी 2.5 घंटे महिला करेगी और 2.5 घंटे पुरुष। मैं क्लियर कट कोई ऐसा डिवीजन हाँ। नहीं हो सकता है, परंतु इसको हमको समझना पड़ेगा। इसको संक्षिप्त में ऐसे भी तो समझा जा सकता है कि जब वर्किंग मदर हो सकती है तो वर्किंग फादर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, सिर्फ संबोधन का अंतर है और जिम्मेदारी का भी अंतर है। बिल्कुल वही है। तो थोड़ा तो वो जो सोच है कि घर में जो है ना, घर में जैसे ही पुरुष आता है तो वो सोफे पे पैर पसार के लेट जाता है और महिला से कहेगा चाय बनाइए। तो वो चाय पुरुष भी बना सकता है, बच्चे को तैयार शासन करने वाली महिला। अगर मैं नवाबी दौर की बात करूं, दूर नहीं जाते, हम अपने झीलों की नगरी भोपाल की बात कर लेते हैं। तो देखिए महिलाएं सब काम कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि घर का काम भी महिलाओं को करना पड़ रहा है और नए दौर में घर से बाहर भी महिलाओं को काम करना पड़ता है। तो वर्किंग आवर्स में शेयर होना चाहिए। दूसरा, वो जो काम कर रही हैं उसके, जो घर का काम कर रही हैं, जो अनपेड केयर वर्क है, उसकी पहचान होनी चाहिए कि वो जो काम कर रही हैं उसका मूल्य क्या है। दूसरा, बाहर भी आना चाहिए उनको, क्योंकि एक तरह का भारत में जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो एक स्टैग्नेशन आ चुका है। लेकिन अगर कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैकिंजी इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, जिसने भारत के बारे में सर्वे करके कहा है, वो कई जगह करते हैं, लेकिन भारत को उन्होंने इस तरह से पहचाना है कि भारत में महिलाएं जिस गति से पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर सब में आ रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उससे भारत की जीडीपी में परिवर्तन आएगा।
उससे भारत की इकोनॉमी, जो भारत की इकोनॉमी अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो वो तभी बनेगी जब 50% जो लेबर का जो शेयर है वो महिलाओं का होगा। लेकिन इसमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि घर पर जो काम है उसमें पुरुषों को शेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि भारत, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो जाए, तो तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व गुरु अगर बनना चाहे तो अब मैं देखिए विश्व गुरु की जो बात हो रही है, और फिर भारत में जितनी ब्यूटी है, अलग अलग, अब देखिए 10 मील पर अगर जाइए तो भाषा बदल जाती है, रंग बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी है कि वननेस की बात है। बिल्कुल सही है। और तभी हमें कहते हैं कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन मैं कवर अप कर देती हूँ, ऐसा ना हो हमारे पुरुष दर्शक बुरा मान जाएं। तो जब महिला की आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी इनकम नहीं पूछी जाती तो वो इसलिए कि महिला, जो पुरुष है वो कभी अपने लिए नहीं कमाता और महिला कभी अपने लिए नहीं जीती, कुछ ऐसा, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं जरा आप पर आ जाती हूँ, युवाओं पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर 2022 और 23 की बजट की बात करूँ, जेंडर बजट, इसके सवाल के साथ में आऊंगी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं और उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सीएम मिश्रा जी, छाती रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीएम साहब। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मौसम के अनुरूप? एक तो छाती रोग के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, तो कुछ खास रोग जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए उम्रवार, वो आप बता दीजिए। मैडम, जैसा कि मौसम आप देख सकते हो कि आजकल कैसा हो रहा है, इस मौसम में छाती रोग की जो समस्याएं हैं वो बहुत ही कॉमन है। खासकर जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, जैसे कि कफिंग लाइक सिम्टम्स जो कि अपना निमोनिया कॉज कराते हैं, और भी जैसे छाती रोग की बीमारियां हैं, इन्फेक्शन हो गया है ना, इन्फ्लुएंजा इज द मोस्ट कॉमन है ना, जो कि चेस्ट का इन्फेक्शन है। और जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं जिनको पहले से ही कोई डिजीजेस है, जैसे कि अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, तो इस मौसम में उनकी थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो कैसे ध्यान रखा जाना चाहिए? अगर मैं युवाओं और बुजुर्गों की खास तौर से अगर बात कर लूँ तो बुजुर्गों को खासकर अपने को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो गर्म कपड़े पहने और अपनी सेहत का ध्यान रखें। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक हमारे यहाँ आती है, हम खुद भी अपने हॉस्पिटल में लगाते हैं लोगों को, जो ईयरली एक बार लगती है, जो कि फ्लू लाइक सिम्टम्स को प्रिवेंट करती है। जब भी इस टाइप का मौसम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, निमोनिया के चांसेस रहते हैं, खासकर ओल्ड एज पेशेंट्स में। तो वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सभी को लगवाना चाहिए, साल में एक बार लगती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। हम भी हमारे हॉस्पिटल में सबको एडवाइस करते हैं, और साल में एक बार जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनको लगवाते हैं, वो प्रिवेंट रह सकते हैं। हाँ, एक सवाल और रख लेती हूँ, ये जो खांसी होती है, क्या वो छाती रोग के आने वाले सिम्टम का एक मैं मान सकती हूँ, क्या लक्षणों में इसको गिन सकती हूँ मैं? खांसी रोग जो होता है, जो बिल्कुल खांसी की बीमारी होती है, वो स्टार्टिंग फेज ऑफ किसी भी छाती की समस्या बिल्कुल, क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन अगर आपने एल्वियोलाई लंग्स का अगर कोई भी इन्फ्लामेशन होगा जी, तो उसकी वजह से सबसे पहले इरिटेशन होगा एल्वियोलाई एल्वियोल्स में, तो वो खांसी करवाएगा। खांसी बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज होता है, तो अगर जब भी खांसी होती है तो हमको एक एंटी एलर्जिक या तो अपने को एक्सपेक्टोरेंट कोई भी दवाई ऐसी जो खांसी का सिरप अपन बोलते हैं वो लेना चाहिए, ताकि खांसी को अपन इनिशियल स्टेज में ही प्रिवेंट कर पाए। अगर वो ज्यादा बढ़ेगी, कफ लाइक सिम्टम्स, येलो कफ, इस तरह की दिक्कतें अगर ज्यादा बढ़ेंगी तो वो निमोनिया भी कॉज करवा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब, आपने हमसे जुड़कर इतनी खूबसूरत जानकारी दे दी। सुरेश सर, आपको 2-3 बार खांसी आ चुकी है, मैं चाहूंगी आप अपना ध्यान रखिए, गर्म पानी पीते रहिए। अंत में मैं सुझाव के तौर पर ही, हालांकि पूरा ही कार्यक्रम मैसेज से भरा हुआ था, लेकिन चलते चलते अगर कुछ हमारे विषय से जुड़े हुए कुछ पंक्तियां। नहीं, देखिए यहाँ अभी आपने बात युवाओं की थी। और यूथ जो है किसी समाज की बात हो या किसी देश की बैकबोन होता है। और अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, दुनिया की जीडीपी में 1 नंबर पे ले जाना चाहते हैं, तो यूथ के हाथों में रोजगार चाहिए और उसको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलना चाहिए। और जब उसको ये मौका मिलेगा तो हर कदम पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा और बताएगा कि हम में क्षमता कितनी है। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लेना, सीखो कमाओ योजना मुझे पता है लॉन्च हो चुकी है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तब आलाप साहब ने बहुत शेर सुनाए, तो मैं आखिर में एक महिला शेर सुनाना चाहता हूँ। रात इंदौरी साहब का है कि न हम सफर
न हम नसी से निकलेगा, हाँ। हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया सर बातचीत करके, बहुत चीजें मैंने सीखी भी आप लोगों से। धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर मेहताब आलम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुरेश सिंह तोमर सर, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग। तो इसी के साथ बस मुझे लगता है बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ये जिम्मेदारी नई सरकार पर आ चुकी है, तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार। के मौके पर दूरदर्शन लाया है उनकी शानदार